नमस्कार। IND एनालिसिस संस्कार धानी में सरकार में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। संस्कार धानी जबलपुर में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मंत्रिपरिषद गठन के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में सरकार चलाने की जगह मुख्यमंत्री मोहन यादव संभागीय स्तर पर भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था बना चुके हैं। इनोवेशन के इसी क्रम में सरकार की पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक जबलपुर में शुरू हो चुकी है। जबलपुर ही नहीं, इसके बाद उज्जैन में कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इसके साथ ही आने वाले समय में दूसरे संभागीय मुख्यालयों में कैबिनेट बैठक होगी। इसे बीजेपी का क्षेत्रीय संतुलन साधने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम मोहन यादव को उपेक्षित महसूस करने वाले अंचलों में बड़ी बैठकें करने के निर्देश दिए हैं ताकि यहां की जन भावनाओं के अनुरूप काम किया जा सके। जबलपुर की बैठक से महाकौशल के आदिवासी इलाके को भी नई सरकार के गंभीर होने का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इससे विकास की असमानता दूर होगी, जनमानस में समरूपता का संदेश जाएगा। वही कांग्रेस से जनता का ध्यान भंग कराने की कोशिश करार दे रही है। आज इसी से जुड़े अहम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उसके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे विश्लेषण के जरिए, एनालिसिस के जरिए कि इस तरह की जो कवायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, इसके पीछे की आखिर मंशा क्या है, किस तरह का इसके पीछे का एजेंडा है या किस तरह का संदेश है। क्या अलग अलग संभाग स्तर पर इस तरह की बैठक करके प्रशासनिक कसावट के साथ जो जन कल्याणकारी काम है या जो विकास के काम हैं उनको तेजी लाने के साथ पारदर्शिता की तरफ आगे बढ़ना। और कैबिनेट बैठक, जिस तरह से मैंने कहा कि कैबिनेट बैठक जबलपुर में शुरू हो चुकी है और डॉक्टर मोहन यादव की पूरी कैबिनेट इस बैठक में मौजूद है और देखना होगा जब बैठक के बाद जो चीज़ें आएंगी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस नए प्रयोग के जरिए, एक नए इनोवेशन के जरिए सरकार करने जा रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है प्रेम जी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर रोहित नायक जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। रोहित नायक जी आपका भी स्वागत है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रेम व्यास के पास में आऊं, डॉक्टर रोहित नायक जी आपके पास में आता हूं, किस तरह से देखते हैं इस कवायद को सरकार की मंत्रालय से अलग हटकर जो कैबिनेट बैठक है अलग अलग अंचल, अलग अलग संभागों में की जा रही है, इसको बीजेपी इनोवेशन बता रही है, इसको बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, इसके जरिए कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस जो है बेहतर तरीके से वो चीजें होंगी और जो चाहे विकास के काम है, डेवलपमेंट के काम है या फिर जन कल्याण के काम है, उनमें तेजी आएगी और मॉनिटरिंग सिस्टम एक बेहतर होगा। क्या कहेंगे डॉक्टर रोहित नायक? राजेश जी, ये लगता है कि ये गुड गवर्नेंस से पहले गुड एडवर्टीजमेंट की गवर्नमेंट है। और जैसा कि पहले से भी हमने कार्यशैली देखी है बीजेपी की के इश्तेहार और प्रायोजन में सबसे आगे, अभी तो सबसे पहले सबसे बड़ी कवायद ये होगी कि किस तरीके से विश्वास अर्जित किया जाए आम जनता का, जिनके बीच अभी इस बात को लेके शंका है, कुशंका है, संशय है कि क्या पिछली कोई स्कीम बंद तो नहीं हो जाएगी, पिछली कोई बातें। क्योंकि देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है राजेश जी कि बीजेपी पहली बार, और मुझे लगता है इतिहास में ऐसी पहली पार्टी रही जो चुनाव आयोग के नियम अनुसार जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जमा करना होता है पार्टीगत चुनाव की का प्रचार बंद होने से पूर्व, वो उनने अंतिम दिन किया था इस चुनाव में। मतलब पूरे चुनाव पर्यंत बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, जो काडर था और जो प्रत्याशी था, वो जनता के बीच जाकर ये नहीं बता सकता था कि वो करने क्या वाले हैं। जो किया हुआ था या जो अर्जित था या जो भी चल रहा था पाइपलाइन में, जैसे लाडली बहना की बात करी जाए, तो इन बातों को लेकर तो वो गए, लेकिन इन बातों को नहीं रख पाए कि हम जीतेंगे तो आगे क्या करेंगे। केवल यहीं तक सीमित रह गए कि ये चलेगी और आपको पैसा मिलेगा। तो इसके आगे का क्या विकास का रोल मॉडल होगा, किस तरीके से रोड मैप होगा, ये नहीं बता पाए।
दूसरी एक बात, जैसा मैंने कहा, प्रायोजन की सरकार है, गुड गवर्नेंस की जगह गुड एडवर्टीजमेंट की सरकार है। तो इस जगह को अगर आप ध्यान से देखें, अभी तो सबसे पहले इसी बात पे विश्वास अर्जित करना होगा कि जैसे मैंने कहा कि कोई नई चीज बंद, पुरानी चीज बंद तो नहीं होगी, या कोई नई चीज तो नहीं शुरू हो जाएगी। और उस पे विश्वास अर्जित करने के लिए मंत्रिमंडल भी बदला हुआ है, मुख्यमंत्री बदले हुए हैं। तो पहले तो जनता की छवि की बात हो जाए, कि जनता के बीच संवाद की बात हो जाए, जनता पहचानने लगे। आधे से ज्यादा मंत्रियों को जनता नहीं जानती, मुख्यमंत्री कहां से आगे जनता नहीं जानती, कौन है, कैसे, क्या उनका संवाद क्षेत्र है, किस तरीके से वो जनता से मिलते हैं। तो उनकी छवि को सुधारने का मुझे लगता है ज्यादा प्रयास है। चलिए डॉक्टर रोहित नायक में सीधे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास, रोहित जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये गुड गवर्नेंस की तरफ कदम नहीं है, बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट की तरफ कदम है। शंका कुशंका भी है विपक्ष की। क्या कहेंगे कि किस तरह से चीजें बदलेंगी? इस जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये जो इसको हम नवाचार भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नया प्रयोग भी कह सकते हैं, कि अलग अलग अंचलों में संभाग वाइज इस तरह की कैबिनेट बैठक होंगी, किस तरह से चीजें बदलेंगी इससे? देखिए, जिस सकारात्मकता के साथ में 3 दिसंबर के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पद प्रदर्शित करे हैं और अपने नेताओं के नाम घोषित करे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही चिंतनीय विषय हो गया था कांग्रेस के लिए, क्योंकि सभी ने सोचा था किसको बनाएंगे, सभी अपने आकलन बना रहे थे। और उसके बाद घोषणा होने के पश्चात जिस तरह से मुख्यमंत्री जी धरातल पर आकर कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है विपक्ष की नींद ही हराम कर दी है जिस तरह से उन्होंने कार्य करे और कार्यशैली का परिचय दिया है। आप देखिए, जबलपुर अगर वे जाते हैं तो ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी भी बैठक में जाते हैं वो विकास कार्य साथ में कर रहे हैं। अब जैसे 10 से 11 संभाग है, जब 10 से 11 संभागों में वे जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां जैसे एक मुख्यमंत्री पूर्व में हमने देखा हुआ है, जब 15 महीने का शासन हुआ था, मुख्यमंत्री बनने के पश्चात वे सिर्फ मुलाकात करने जाते थे, और यहाँ विकास की सौगात और इबादत देने जा रहे हैं। एक नई गाइडलाइन तैयार हो चुकी है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, कि जब भी आपका दौरा हो, चाहे ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, आप जनता से जुड़े मुद्दों के साथ जाएं, आप विकास कार्यों की सौगात लेकर जनता के मध्य में जाएं, ताकि जनता के, आपके और जनता के मध्य में जो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है उसका दीर्घकालिक परिणाम हो, और जो सत्ता तंत्र है, जो अधिकारी तंत्र है, वे भी इससे हर समय आशान्वित रहे, लाभान्वित रहे कि उनका मुखिया उनके मध्य में आकर विकास कार्यों का सुनियोजित तरीके से परीक्षण कर रहा है। खरगोन में जब वे पूर्व में गए थे, चाहे ऑफिशियल था चाहे अनऑफिशियल था, 182 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास भी करके आए। और इससे इतर में एक बात और कहूंगा, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकली थी, जो डबल इंजन की हम बात करते हैं, एक इंजन मध्य प्रदेश में विकास कार्य कर ही रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पटल पर खड़े होकर ये कहा है कि किसी भी योजना को हम बंद नहीं करेंगे, पूर्ववत जितनी योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को धरातल पर हम साक्षर रूप में चलायमान रखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस पर संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी पटल पर पहुंचे। और दूसरी बात है, जो डबल इंजन की बात है, जो दूसरी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी निकल रही है, उसमें उज्ज्वला के कनेक्शन 4.5 लाख के आसपास, आयुष्मान के नए कनेक्शन 1 करोड़, हेल्थ चेकअप 1.25 करोड़ लोगों का करीब हो चुका है, टीबी की जांच हुई है 15 लाख। चलिए आता हूं, पूरी बॉडी की आता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा, और सीधा सा सवाल कि इस नए प्रयोग को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि सरकार अब संभाग स्तर पर कैबिनेट बैठक करने की जो शुरुआत है वो उसकी जबलपुर से, संस्कारधानी जबलपुर से हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बेहतर डिलीवरी सिस्टम बनेगा, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर होगा, और जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन होगा। किस रूप में देखते हैं इन चीजों को आप? निश्चित रूप से ये एक अच्छे प्रयोग है, और इससे वाकई गुड गवर्नेंस की तरफ सरकार जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है, स्थानीय नागरिकों में और स्थानीय कार्यकर्ताओं में और स्थानीय प्रशासन तंत्र में इसका एक पॉजिटिव असर जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये भोपाल के अतिरिक्त मंत्रिमंडल की बैठक पहली बार हो रही है, इससे पहले भी कई सरकारों ने अब इसका प्रयोग किया है। शिवराज जी के समय भी, अगर आपको याद हो, हनुमंतैया में बैठक हुई है। उससे पहले मोतीलाल जी बोरा जब थे तो रायपुर में भी बैठक हुई है, पचमढ़ी में भी बैठक हुई है, अलग अलग स्थानों पर ये बैठकें होती रही हैं, हर सरकार में होती रही हैं। लेकिन हर संभागीय स्थान पर बैठक हो, ये एक पहली बार उन्होंने जो निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ ग्वालियर में भी बैठक एक बार मंत्रिमंडल की हुई है। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय अच्छा निर्णय है, और इससे गुड गवर्नेंस होगा।
और कहीं ना कहीं ये इसका अच्छा जाएगा कार्यकर्ताओं में, खासतौर से बहुत कितनी सरकार की योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका लाभ लोगों को नहीं मिलता। उसका कारण ये होता है कि जागृति या लोगों को जानकारी नहीं मिलती। अब ये अगर स्थानीय स्तर पर बैठ के होंगी तो मैं समझता हूँ स्थानीय लोगों में जागृति आएगी, कार्यकर्ताओं में भी जागृति आएगी, और वो कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में बता सकेंगे कि अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए। जी रमेश जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं, क्योंकि जो भी एक्शन है या जो चीजें अब दिख रही हैं वो सीधे लोकसभा चुनाव से जुड़ती हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए, क्योंकि अब वक्त कम है और काम ज्यादा करना है और मिशन क्लीन स्वीप भी है, और यही कारण है कि संभाग स्तर पर जाकर ऐसी कसावट की जाए और जो प्राथमिकताएं हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट्स रहा, जो संकल्प पत्र रहा है, उसका क्रियान्वयन पहले कैसे करना है, किन चीजों को 1.5-2 महीने में करना है, और यही कारण है कि गति आए और सीधे सरकार वहां पहुंचे और अधिकारियों को निर्देशित करे। ये निश्चित रूप से आपने ठीक बात कही। इसको हम 2 रूपों में ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तो बहुत आवश्यक है कि जो वचन पत्र में, जो संकल्प पत्र में जो इनकी बातें थी, वो उसमें से कितनी चीजें लागू होती हैं, और वो योजनाएं जो पुरानी योजनाएं थी वो उनमें से उनके क्रियान्वयन पर कैसे स्टेप उठते हैं, ये लोकसभा चुनाव के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन स्थायी रूप से प्रशासनिक कसावट के लिए दीर्घजीवी जो निर्णय होते हैं, दीर्घजीवी जो काम होते हैं, वो उसके लिए बहुत आवश्यक है। ये जो संभागीय स्तरों पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी, ये कहीं ना कहीं ये दीर्घजीवी परिणाम देगी। ये कार्यकर्ता को भी सक्रिय करेगी और प्रशासन तंत्र को भी सक्रिय करेगी। कोई कुछ भी कहे राजेश जी, आज कहीं ना कहीं ये वातावरण बनता है। मैं ये दावा नहीं करता कि ये सच बन रहा है कि झूठ बन रहा है, कि सरकार किसी की भी, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जो निचले स्तर का प्रशासन तंत्र है, नीतियों के क्रियान्वयन के जो अच्छे परिणाम नहीं आते, वो निचले स्तर का जो प्रशासन तंत्र है उसके कारण नहीं आते, क्योंकि क्रियान्वयन उसको करना होता है। मंत्री तो आदेश देता है, पॉलिसी मैटर निर्णय लेते हैं, कार्यकर्ता लोगों को सक्रिय करते हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन का काम उस तंत्र के ऊपर रहता है। तो मैं समझता हूं ये जो क्षेत्रीय बैठकें अब होंगी, संभागीय स्तर की बैठकें होंगी, इससे उस तंत्र में जागृति आएगी, उसमें सक्रियता आएगी, और वो जो योजनाओं का बन रही हैं उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। चलिए, बेहतर बात। लोग ऐसे रमेश जी, मैं आगे बढ़ता हूं, सीधे डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, 2 चीजें हैं। एक तो जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये जनता का ध्यान भंग कराने की कोशिश है, लेकिन जिस तरह से अगर इसके जरिए जो अटेंशन है अधिकारियों कर्मचारियों का वो बढ़ेगा, और जो मैं तो ये कहता हूं कि सरकार और सरकार के साथ विपक्ष की भी अगर हम बात करें तो दोनों की, ठीक है आप विपक्ष में हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपका राजनीति का उद्देश्य यही है कि जनता को एक बेहतर चीज़ें जो हैं, जो कल्याणकारी चीज़ें उनके लिए वो मिले, डेवलपमेंट मिले, और ऐसे में अगर डिलीवरी सिस्टम भी बेहतर बने और सरकार निचले स्तर पर भी पहुंचकर काम करे, तो फिर हमें क्यों लगे ये कि जनता का यह ध्यान भंग कराने की कोशिश है। रोहित जी? नहीं राजेश जी, मुझे नहीं लगता है जनता का ध्यान भंग कराने की कोशिश है। ये एक तरह से जनता का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश है, और उस तरफ जिस तरफ जनता को वो चाहते हैं कि ध्यान आकृष्ट हो, दोनों बातों में अंतर है। रमेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदरणीय हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। उनने एक बात कही कि प्रशासनिक तौर पे सरकार का कुछ ज्यादा रोल नहीं होता उनके नियंत्रण में जब जहां पर क्रियान्वयन की बात हो, लेकिन ऐसा मुझे पूर्ण रूप से सत्य नहीं लगता, क्योंकि यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं और अपने उदर पे इस बात को छोड़ दें और अपने लीवर पे ये बात छोड़ दें कि भैया वो पचेगा कि नहीं पचेगा, और बोले कि भैया वो पचा नहीं क्योंकि लीवर काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि भोजन खाना भी हमें ही देखकर होता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से उसका पाचन तंत्र काम करेगा। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। नियंत्रण होना चाहिए। अगर जनता पे नियंत्रण करने की बात है तो प्रशासनिक नियंत्रण भी होना चाहिए, और इस बात का ध्यान शासकीय जो लोकतंत्र में जो लोग चुने गए हैं उनका ही होता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जबलपुर में जाना, क्योंकि संस्कारधानी हम बोल रहे हैं, नागपुर से पहले जबलपुर आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ था। आज की तारीख में भी मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ा गढ़ कोई है तो आरएसएस का वो जबलपुर ही है, और वहां पर जाकर इस तरह के क्रियान्वयन करना या लोगों के बीच जाना, ये एक अपने तरफ से, क्योंकि आपको अगर याद हो जब नगरीय निकाय के चुनाव थे तो जबलपुर हार गई थी भाजपा, और मुझे लगता है वो इसलिए हार गई थी क्योंकि आरएसएस का बहुत बड़ा काडर भाजपा से रुष्ट था।
और वहां पर जो भी पिछली गतिविधियां कोविड के दौरान हुई वो हमारे सामने है, किस तरीके से क्या क्या रेमडेसिविर को लेकर और अन्यत्र दवाइयों को लेकर जो घपले और घोटाले सामने आए। बहरहाल जो मैंने मैनिफेस्टो की बात पहले अपने वक्तव्य में कही थी, उस समय आदरणीय नहीं थे रमेश जी, मैं उनके समक्ष भी ये बात रखना चाहता हूं कि जो मैनिफेस्टो नहीं क्रिएट कर पाने की बात थी या क्रिएट करने के बाद चुनाव अंतिम चरण में लड़ने की बात थी, देखिए जिन लोगों ने भी वो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें से लगभग पूरे लोग गायब हैं। भाजपा में जिन लोगों का माइंड वहां पे काम किया था, जिनने भी उस पर अपना दिमाग लगाया था, वो मंत्रिमंडल नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं, केवल केंद्रीय जो भी योजनाएं हैं वो ही क्रियान्वित हो सकती हैं यदि बात करी जाए तो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उस मैनिफेस्टो में किस तरीके से क्रियान्वयन अब करना चाहिए। मुझे लगता है नवीनता जब आएगी तो नवीनता विचारों में भी आएगी और इस बात को देखना बहुत जरूरी होगा कि कितना पिछला जोड़ा जाएगा और कितना नया लाया जाएगा, और इन दोनों के समन्वय के साथ मुझे लगता है संशय कुशंका भी जनता की दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भले ही लेकिन डॉक्टर रोहित नायक वो कह रहे हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने शंका कुशंका की बात की कि कोई योजनाएं बंद नहीं होंगी, जिस तरह से पहले जो योजनाएं थी वो बदस्तूर जारी रहेंगी, ये बात अलग है कि कोई नई चीजें एड ऑन हो जाएं इसमें, क्योंकि अब बात लगातार डबल इंजन सरकार की बात की हो रही है, अब मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी की हो रही है, तो चीजें और एड ऑन होंगी। वो कह रहे हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं कि कोई चीज हटाई नहीं जाएंगी। ये बात प्रेम व्यास जी कह भी दे तो भी मैं जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा, चाहे काले कानून की बात हो, चाहे अभी ट्रांसपोर्ट और गवर्नेंस की बात हो। जिस तरीके से अभी ट्रांसपोर्टर्स को भी बोल दिया गया है कल कि भैया हमने जो नियम लागू करे हैं वो अभी पूर्ण रूप से कानून नहीं बने, लेकिन चुनाव होने के उपरांत 2024 का चुनाव होने के उपरांत किस तरह का बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्थापना के बाद और चुनाव के बाद भाजपा यहां पर भी लेती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी केवल। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दे दीजिए, बात समझना बहुत आवश्यक। चलिए जवाब ले लेते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी से। जी डॉक्टर प्रेम व्यास। देखिए बात इन्होंने करी थी संकल्प पत्र की कि हमारा आखिरी दिन संकल्प पत्र आया। हमारी क्रेडिबिलिटी जनता जानती है कि हम संकल्प पत्र में जो चीजें लिखेंगे वो 100% साक्षर होगी, और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी भी जनता जानती, क्योंकि उन्होंने 18 वर्ष का कार्यकाल देख चुका था, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, मतलब यहाँ क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। संकल्प पत्र में आपने 100 चीजें लिखी, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी, जनता कितना विश्वास कर रही है। दूसरी चीज है कि जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है उसके बाद वह बहुत सारे कार्य कर चुके हैं, जैसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस के बारे में उन्होंने बात करी है, साइबर तहसील के बारे में बात करी, नामांतरण की जटिलताओं को समाप्त करने के लिए बात करी है, कॉलेजेस में डिजी लॉकर की उन्होंने बात करी है, साउंड से लेकर निर्णय लिए, परिवहन विभाग के निर्णय लिए, 24 घंटे में वे कार्रवाई कर रहे हैं, और सभी कार्य छोड़ के संवेदनशील जगहों पर पहुंचने का कार्य ये पहले मुख्यमंत्री जो अपनी सभी चीजें छोड़कर तुरंत पहुंच रहे हैं, तो ये गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। और अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं बोलूंगा शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत अच्छा काम करा था, लेकिन जब 18 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारों से विकसित राज्यों की श्रेणी में आया, तो विकसित से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने, इसके तहत निश्चित रूप से कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता थी, और पहले ही दिन से जब ये मुख्यमंत्री बने उन्होंने इस चीज को अंशित कर दिया है अपने कृत्यों से, और जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं, तो अब कोई संशय ना तो जनता के मध्य में है और ना किसी नेता के मध्य में। और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत कार्य करती है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर देता कि उस व्यक्ति के हटने से योजनाएं समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता उस पद पे सुशोभित होता है, वह निश्चित रूप से जनता उस पर विश्वास करती है और जनता झंडा देखकर ही वोट देती है। ये आप ही के प्रश्न थे कि आपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करा, राजस्थान में नाम घोषित नहीं करा, उसके बाद अभूतपूर्व मत जनता ने दिए। तो मुझे लगता है इसका भी आपको जो जवाब है वो जनता ने दे ही दिया है कि जनता कमल के निशान पर भरोसा करती है, कमल के निशान द्वारा जो चलिए आता हूं इसका जवाब भी डॉक्टर रोहित नायक जी से मैं लूंगा। मैं सीधे रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूं उस बात को लेकर, क्योंकि चीजें बहुत हैं। जिस तरह से डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो सरकार कह रही है कि जो पुरानी चीज है वो बंद नहीं होंगी, वो योजनाएं बंद नहीं होंगी। जिस तरह से कहा जा रहा था तमाम योजनाओं पर विपक्ष जिस तरह सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन ये भी सही है कि बजट का भी एक अहम रोल है, क्योंकि जिस तरह से जो चीज़ें हुई हैं चुनाव के वक्त तो हो जाती हैं, लेकिन फिर उनको आगे ले जाना, उनको पूरा करना कहीं ना कहीं एक चुनौती होती है।
रमेश जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर कि बजट की बात जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक कर रहे हैं, क्या ये चीजें आड़े आ सकती हैं? क्योंकि आपको चुनावी समय में जो आपने घोषणाएं की वो आपको कहीं ना कहीं पूरा करना है, तमाम सारी सभी जानते हैं, उनका एक बार फिर जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वक्त जाया होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि फिर नई जो चीजें हो रही हैं, कैसे होंगी? ये बजट कम है या फिर इसको इस तरह से मान लिया जाए कि केंद्र ने अब जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि सारी चीजें केंद्र से अब डिसाइड हो रही हैं, तो इसी वजह से जो तमाम सारी चीजें हैं अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, कोई योजना बंद नहीं होगी, पूरी की जाएगी। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई योजना बंद नहीं होगी और ये घोषणा कई बार वो कर चुके हैं, तो कोई योजना बंद तो नहीं होगी। लेकिन दूसरा ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो पैसा है उसका प्रबंध कैसे होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मान करके चलिए कि 3.25 साढ़े 3 लाख करोड़ का कर्जा है, हर महीने 2-2.5 हजार करोड़ रुपया कर्जा लिया जा रहा है और कर्जा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में नए आय के साधन क्या होंगे? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसी स्थिति में कोई नए टैक्स लग नहीं सकते। अब नए टैक्स अगर नहीं लग सकते तो पैसा आएगा कहां से? तो ये जो कर्ज का मामला है, बजट का मामला, ये वाकई एक बड़ी कठिन समस्या है। ये बात कहने के लिए तो ठीक है कि केंद्र सरकार गारंटी ले रही है या मोदी जी की गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी का चेहरा इस समय बहुत विश्वस्त चेहरा है, लेकिन पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर अविलंबित होकर के भी कोई राज्य सरकार नहीं चल सकती। मान लीजिए, चूंकि आधे देश में सरकारें जो हैं वो भाजपा की हैं और आधी सरकारें गैर भाजपाई हैं, ऐसी स्थिति में अगर कुछ राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजट दिया तो ये एक बड़ा इशू बनेगा और जो भाजपा को नुकसान करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए 100% केंद्र से पैसा मिल जाएगा। नियमानुसार जो पैसा होगा वो पैसा मिलेगा, या पुराना रुका हुआ पैसा होगा वो पैसा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बजट प्रबंधन की तो वाकई ये बहुत कड़ाई की बात है, और मेरे ख्याल से जगदीश देवड़ा जी है जिनको भी वित्त विभाग मिला हुआ है, ये देखने की बात है कि अब ये प्रबंधन कैसे होता है। और इसमें केवल वित्त मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए वित्त के विशेषज्ञ लगेंगे कि किस प्रकार सीमित बजट में ये सारी योजनाएं। चलिए, बेहतर बात रमेश जी कर रहे हैं। मैं सीधे डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक, पहले आप जवाब दे दें डॉक्टर प्रेम व्यास जो कुछ कह रहे हैं, फिर मेरे एक सवाल इस बात को लेकर है कि आपने पहले काम शुरू हुआ, आप संकल्प पत्र खोलकर बैठ गए, आप कह रहे हैं, आपके पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि हम जनवरी से संकल्प पत्र बिल्कुल सामने रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर काम होता गया तो ठीक, नहीं तो फिर बस मैदान में दिखेंगे, सदन के बाद सड़क पर। और बची क्या है? विपक्ष की भूमिका केवल जनता के बीच जनता को अवगत कराने की है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है, पावर में है, वो किस तरीके से आपके हित की बात करेगी जो चुनाव के पहले उनने कही थी, और यही सुनिश्चित करना विपक्ष का मुख्य मुद्दा है। तो हम उस पर लगे रहेंगे। जहां तक कि इस बात की बात है कि बजट कम भी है और बजट कम होने के बाद भी स्कीम खत्म नहीं की जाएंगी, तो मुझे लगता है कि फिर सारा अतिरिक्त भार जो है वो मध्य प्रदेश का जो अभी तक टैक्स पेयर रहा है उस पर आएगा, क्योंकि ये और जो बात करी जा रही है कि अभी 10 रुपए फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम करे जा रहे हैं, चुनाव के बाद बढ़ा दिए जाएंगे। चलिए, वक्त कम है डॉक्टर रोहित नायक, वक्त कम है, और मैं कहता चलूंगा कि अगर खजाने की बात आती है तो जब आपकी सरकार आई आपने कहा खजाना खाली, उन्होंने तमाम सारी जो आपने योजनाएं बंद की उन्होंने शुरू कर दी थी। मैं एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर प्रेम व्यास का ले लेता हूं आपकी ही बातों का। डॉक्टर प्रेम व्यास, देखिए, दो चीजें, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, समय कम है। पहले 2003 के पूर्व में बजट था 23,000 करोड़, और तब हम ये बात करते थे कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाना है तो हम अपने बजट को 3 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। तब हो सकता है ये लोग कांग्रेस के मित्र उसको जुमला मानते हो, 3 लाख करोड़ हमने करके बता दिया। 2021 और 22 में शिवराज जी ने कहा था कि जितनी भी योजनाएं उनके लिए हमने जो आय और स्रोत के निर्माण करे हैं, तो निश्चित रूप से इस बजट को हम 3 से 4 गुना ले जाएंगे, और अभी अगले बजट्स में इसका समावेश भी दिख जाएगा। दूसरी चीज है, जो 31% जीएसडीपी था जो कर्ज दर 2021 और 22 की गणना के अनुसार वो 29% हुआ है। मतलब हमने विकास भी भरपूर करा है और कर्ज की अदायगी भी टाइम पे करी है और कर्ज को घटाने का भी कार्य करा है। दिस इज द गुड गवर्नेंस एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए गुड गवर्नेंस। चलिए, तो फिर संस्कार धानी में सरकार है, और जिस तरह से बात की जाए सरकार की, सरकार अपने तरफ से आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से काम कर रही है, विपक्ष का अपना रोल है। जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक कह रहे थे कि जो उनको अधिकार विपक्ष में मिला है वो उसको निभाएंगे और पूरी टकटकी लगाकर निगाह रखेंगे उस संकल्प पत्र पर कि जो वादे
किए हैं वो पूरे हों, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो हमने वादे किए थे वो हम पूरा करेंगे, एक भी योजना बंद नहीं करेंगे और आगे तमाम सारी योजनाएं, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, यही कारण है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है एक माइक्रो मैनेजमेंट की बात होती है, अब संभाग स्तर पर जाकर कैबिनेट करने की एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। देखना होगा कि इससे किस तरह से चीज़ें और बदलती हैं। गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, निचले स्तर तक बेहतर एक सिस्टम डेवलप हो इसकी बात हो रही है। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से जो कैबिनेट बैठक है संस्कार धानी जबलपुर में वो चल रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूरी टीम इस कैबिनेट बैठक में मौजूद है और देखना होगा कि इस कैबिनेट बैठक के जरिए उस अंचल को, उस संभाग को क्या कुछ सौगातें मिलती हैं। हालांकि इससे पहले तमाम सारे विकास कार्य हैं जो तब तकरीबन 409 करोड़ रुपए के उनका शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण उनका किया गया। कई तरह के अन्य कार्यक्रम संस्कार धानी में हुए, लेकिन देखना होगा कि कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ इस अंचल को और विशेष मिलता है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।